अलैक्म। सब कैसे हैं? ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इंटरनेशनल फाइनेंस का 5 चैप्टर है। तो उसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट आता है वो हमारे पास आता है फॉरवर्ड मार्केट। कहता है द फॉरवर्ड मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कंट्रैक्ट ऑन करेंसीज। फॉरवर्ड कंट्रैक्ट मतलब कि जो हमारे पास किसी मुकर्रर टाइम के ऊपर इन फ्यूचर होने होते हैं, ये फॉरवर्ड मार्केट फैसिलिटेट कर रही होती है उन चीज़ों को। कहता है फॉरवर्ड कंट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ कॉरपोरेशन एंड अ कमर्शियल बैंक टू एक्सचेंज अ स्पेसिफिक amount of a currency at a specified exchange rate called a forward rate on a specified date in the future। कहता है कि एक एग्रीमेंट होता है किसी भी कारपोरेशन और कमर्शियल बैंक के दरमियान किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, किसी भी स्पेसिफाइड मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट और आफा करेंसी के लिए। और ये कोई स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। ये आपस में कोई कीमत तय कर लेते हैं, मगर वो जो रेट या एक्सचेंज रेट ये आपस में तय करते हैं वो कहता है किसी मुकर्रर डेट के ऊपर होता है इन फ्यूचर आने वाले वक्त में। उसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड कंट्रैक्ट कहा जाता है। कहता है फॉर एग्जाम्पल, बल्कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस यहाँ पे कहता है कि व्हेन MNCs एंटिसिपेट फ्यूचर नीड और फ्यूचर receipts of a foreign currency they can set up forward contract to look in the exchange rate। कहता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू होती है वो $1 मिलियन या $1 मिलियन या इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये नॉर्मली तौर पे यूज़ नहीं किया जाता कंज्यूमर और छोटी फर्म्स के लिए, ठीक है। और कहता है कि जब तवक्को करती है कोई भी MNCs के इन फ्यूचर जो भी रसीद या उनकी ज़रूरत होगी उस करेंसी से किसी भी फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंगली, तो ये फॉरवर्ड कंट्रैक्ट उस बेस के ऊपर करती हैं, ठीक है। उस एक्सचेंज रेट को क्या कर देते हैं ये लोग, लॉक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट्स के अंदर क्या केस आता है। कहता है विद द केस ऑफ स्पॉट रेट्स देयर इज अ बिड एंड आस्क स्प्रेड ऑन द फॉरवर्ड फॉरवर्ड रेट्स। कहता है कि अगर हम स्पॉट रेट की बात करते हैं तो कहता है इस बेस के ऊपर या तो बिडिंग होती है या फिर आस्क को देखा जाता है उस फॉरवर्ड रेट के ऊपर। कहता है फॉरवर्ड रेट दोनों चीज़ें कंटेन करता है, प्रीमियम भी और डिस्काउंट भी। कहता है कि अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग स्पॉट रेट है उससे फॉरवर्ड रेट क्या करता है कि एक्सीड कर जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रीमियम को कंटेन कर रहा है। कहता है अगर हमारा जो फॉरवर्ड रेट कहता है लेस हो जाता है किससे, एग्जिस्टिंग स्पॉट रेट्स थे से, तो इसका मतलब हुआ कि ये कंटेन कर रहा है किसको, डिस्काउंट। अब इसका हम फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या नाम है, एनुअलाइज फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है जिसे फॉरवर्ड रेट मैंने स्पॉट रेट कहा जाता है। और मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय एन, और डिवाइड फिर क्या नाम है पहले स्पॉट रेट के साथ किया जाता है इसको। कहता है वेयर एन इज द नंबर ऑफ डेज टू मैच्योरिटी। कहता है एक एग्जांपल लेता है, सपोज डॉलर का स्पॉट रेट 1.68, बल्कि यूरो का स्पॉट रेट है ये। कहता है इक्वल है किसके, 1.681 डॉलर के। फिर क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे अब एग्जांपल देखें, यहाँ पे वो जो यूरो है उसका स्पॉट रेट 1.681 डॉलर है। इसी तरह अगर हम फॉरवर्ड रेट की बात करें यूरो की 90 डे के लिए, तो वो हमारे पास 1.677 है। अब यहाँ पे डॉलर के अंदर है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देख रहे हैं तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने ये देखना था कि फॉरवर्ड डिस्काउंट या फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रेट है वो लेस है किससे, हमारे पास एग्जिस्टिंग स्पॉट रेट से। ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड होगी वो फॉरवर्ड डिस्काउंट की फाइंड होगी। अब यहाँ पे देखें 1.677, ये क्या आ गया, फॉरवर्ड रेट आ गया।
-1.681 हमारे पास स्पॉट रेट आ गया, डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट $1.681 का दिया, फिर मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय हमारे पास 90, क्योंकि एन था यहाँ पे, एन हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ डेज टू मेच्योरिटी। तो हमारे पास जो आंसर आया वो माइनस के अंदर आया। ठीक है, -0.95%। तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉरवर्ड डिस्काउंट हमारे पास यहाँ से क्या हुआ कि वो फाइंड हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखें अगली स्लाइड पे। आगे क्या कहता है, जो फार्मर मार्केट है, अगर इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या कहता है कि जो फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, ये डिफरेंस फाइंड करता है बिटवीन द होम इंटरेस्ट एंड द फॉरेन इंटरेस्ट रेट। किसके लिए, ताकि प्रिवेंट आर्बिट्रेज कर सके। अब आगे अगर हम देखें तो हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट के अंदर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कंट्रैक्ट आ जाता है। ठीक है, ये ऐसा कंट्रैक्ट होता है कि इसके कोई एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ करेंसीज नहीं होता, बल्कि ये नेट पेमेंट होता है जो कि एक पार्टी करती है किस बेस के ऊपर, किसी भी कंट्रैक्टेड डेट के ऊपर और मार्केट रेट के ऊपर, जिस दिन हमने क्या करना होता है, सेटलमेंट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम एनडीएफ या नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कंट्रैक्ट को देखें तो इसके अंदर कोई एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, ये जो अफेक्ट कर रहा होता है हैज एक्सपेक्टेड फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिवली कि इसके ऊपर फॉरेन करेंसी के कैश फ्लो के ऊपर इसको ये सारा कुछ कर सकता है। हम्म, अब यहाँ पे देखें करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे पास क्या होता है, ये एक स्पेसिफाई अ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज ऑन अ स्पेसिफिक सेटलमेंट डेट। कहता है कि ये एक स्पेसिफाई होता है कोई भी एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए किसी भी स्पेसिफाई सेटलमेंट डेट के ऊपर। अच्छा, ये जो डेट होती है फिर उसके बाद ये थर्ड वेडनेसडे होता है किसी भी, मतलब कि 3-4 मंथ होते हैं हमारे पास, मार्च के अंदर हो सकता है ये, फिर क्या नाम है, जून का हो सकता है, सितंबर का और दिसंबर का। कहता है ये डेट होती है, फिर उसके अलावा ये क्या नाम है, वो डेट कौन सी हो सकती है, कोई भी हमारे पास थर्ड वेडनेसडे हो सकता है इन 4 मंथ का, मार्च जून सितंबर और दिसंबर का। फिर उसके बाद वो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो कहता है कि दे आर यूज बाय एमएनसीज टू हेज देयर करेंसी पोजीशन। ठीक है, हेज करते हैं करेंसी पोजीशन को। फिर उसके बाद स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं कि जिनको उम्मीद होती है कैपिटलाइजेशन की, क्या उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है, उसके बाद यहाँ पे देखें कहता है the contracts can be traded by the firms or individual through brokers on the trading floor of an exchange। कहता है कोई भी ट्रेडिंग फ्लोर हो सकता है एक्सचेंज का, कहता है वहां पे ये ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो सकता है। ठीक है, कैन बी ट्रेडेड बाय फर्म्स और इंडिविजुअल्स। ठीक है, फर्म्स और इंडिविजुअल के लिए थ्रू ब्रोकर्स। अब उसने जो एक्सचेंज ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर बताए हुए हैं वो यहाँ पे कौन कौन से हैं, वो चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है। ठीक है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबैक्स है और ओवर द काउंटर है। उसके अलावा यहाँ पे ये कहता है कि पार्टिसिपेंट्स इन द करेंसी फ्यूचर मार्केट्स नीड टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ मार्जिन व्हेन दे टेक अ पोजीशन। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन द करेंसी, ठीक है, करेंसी फ्यूचर मार्केट्स के लिए, तो यहाँ पे कहता है कि उनको ज़रूरत होती है मेंटेन और एस्टेब्लिश करने की, किस चीज़ के लिए, मार्जिन। ठीक है, जब वो कोई काम कर रहे होते हैं मेन चीज़ क्या होती है कि उन्हें इस चीज़ के अंदर क्या आना चाहिए, मार्जिन आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है कि थोड़ा सा ना कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है,
जो फॉरवर्ड मार्केट्स है और फ्यूचर मार्केट्स के कुछ जो फीचर, तो यहाँ पे चीज को देखें तो वो करेंसी फ्यूचर मार्केट के कुछ फीचर्स का है। उसमें हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट है और फ्यूचर मार्केट है। अगर कंट्रैक्ट साइज को देखा जाए तो फॉरवर्ड मार्केट का कस्टमाइज है, और अगर जो कंट्रैक्ट साइड फ्यूचर मार्केट का है वो स्टैंडर्डाइज है। इसी तरह अगर हम डिलीवरी डेट को देखें तो उसके अंदर फॉरवर्ड मार्केट्स वो कस्टमाइज है और फ्यूचर मार्केट्स ये स्टैंडर्डाइज है। अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो फॉरवर्ड मार्केट्स के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बैंक्स, ब्रोकर्स, एमएनसीज, पब्लिक स्पेकुलेशंस नॉट इनकरेज, ठीक है, इसके अंदर नहीं होते। जबकि बैंक, ब्रोकर्स और एमएनसीज तो होते हैं फ्यूचर मार्केट में, और इसके साथ साथ जो क्वालिफाइड पब्लिक हमारे पास स्पेकुलेशन होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे कंपनसेटिंग बैंक बैलेंस और क्रेडिट लाइन नीडिंग या में फॉरवर्ड मार्केटिंग के अंदर होगा, और फ्यूचर मार्केट के अंदर हमारे पास स्मॉल सिक्योरिटी क्या नाम है जो हमारे पास डिपॉजिट होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। अब आगे अगर हम चलते हैं तो आगे अगर हम देखें क्लीनिंग ऑपरेशन के अंदर तो फॉरवर्ड मार्केट में इसको इंडिविजुअल और इंडिविजुअल बैंक्स और ब्रोकर की तरफ से हैंडल किया जाता है। जबकि फ्यूचर मार्केट्स की तरफ देखें तो इसको हैंडल बाय एक्सचेंज क्लीनिंग हाउस या डेली सेटलमेंट टू मार्केट प्राइसेस के ऊपर होता है। फिर मार्केट प्लेस की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड टेलीफोन नेटवर्क की बेस के ऊपर होता है या सेंट्रल एक्सचेंज फ्लोर। ये फॉरवर्ड मार्केट की बात कर रहा है, और सेट जो फ्यूचर मार्केट है यहाँ पे सेंट्रल एक्सचेंज फ्लोर विद ग्लोबल कम्युनिकेशन के हिसाब से होता है। अगर रेगुलेशन की बात करें तो फॉरवर्ड सेल्फ रेगुलेटिंग, फ्यूचर हमारे पास कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लिक्विडेशन की ये एक्चुअल डिलीवरी होती है इस पे क्या नाम है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। तो ये फ्यूचर मार्केट हमारे पास ऑफसेट होता है, सेटल्ड। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो फॉरवर्ड मार्केट में हमारे पास बैंक्स या बिड आस्क स्प्रेड होता है, और जबकि फ्यूचर मार्केट के ऊपर देखें तो हम नेगोशिएटेड ब्रोकरेज फीस ये हमारे पास होती है। अब यह देखिए कहता है कि द प्राइस ऑफ अ करेंसी फ्यूचर कंट्रैक्ट इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड रेट फॉर अ गिवन करेंसी। कहता है कोई भी हमारे पास गिवन करेंसी है तो उसकी जो प्राइस ऑफ अ करेंसी फ्यूचर कंट्रैक्ट है ये सिमिलर है फॉरवर्ड रेट ऑफ अ गिवन करेंसी के। और उसका जो सेटलमेंट डेट है वो भी कहता है ये डिफरेंस कब होती है फ्रॉम द स्पॉट रेट। स्पॉट रेट से डिफर कब होती है जब हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट होता है वो दो करेंसीज का डिफर होता है। फिर कहता है कि दीज रिलेशनशिप आर इन्फोर्स्ड बाय द पोटेंशियल आर्बिट्रेरी एक्टिविटीज दैट वुड अकर अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि करेंसी फ्यूचर कंट्रैक्ट के अंदर हमारे पास कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता, ठीक है। ये गारंटीड बाय द एक्सचेंज क्लीयरिंग हाउस की तरफ से जब तक हमें ये गारंटी नहीं मिलती। फिर कहता है ये मिनिमाइज करता है रिस्क को, ठीक है, उसकी गारंटी की बेस के ऊपर। कहता है द एक्सचेंज इम्पोजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट टू कवर फ्लक्चुएशन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर हमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो फ्लक्चुएशन होती है इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको क्या करना होता है हमने ये कवर करना होता है या उसको कम करना होता है। फिर यहाँ पे कहता है कि जो स्पेकुलेटर होते हैं वो करेंसी को फ्यूचर के अंदर सेल तब करते हैं जब उनके पास ये एक्सपेक्टेशन हो कि जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले कहता है कि वो जो उसने सेल किया था करेंसी को वो 0.09, मतलब कि कंट्रैक्ट के मुताबिक उसने सेल किया जो 5 लाख पैसोस थे और एक पैसो 0.09 डॉलर का था, ठीक है। मतलब कि जो उसने जब सेल किया तो 45,000 जो उसके पास डॉलर थे वो 17 जून को आ गए, ऐसे ही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जब उसने इस चीज़ को क्या कहता है कि बाय किया था, तो जब उसने बाय किया तो वो 5 लाख पैसोस थे,
वो 0.08 पैसों के उसने जितने मतलब कि 40,000 उसने क्या किया है कि 40,000 के बाय किए थे स्पॉट रेट के ऊपर। फिर उसने क्या नाम है उसको $45,000 का सेल किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वो जो गेन कर रहा है वो 5,000 का उसको जो गेन आ रहा है वो 5,000 का यहाँ पे उसको गेन आ रहा है। तो देखें जो करेंसी फ्यूचर्स में भी परचेज बाय द एमएनसीज टू हेज फॉरेन करेंसी पेबल। अब यहाँ पे जो करेंसी फ्यूचर के कहता है मे बी परचेज बाय द एमएनसीज टू हेज फॉरेन करेंसी पेबल और सोल्ड, मतलब कि वो क्या नाम है फॉरेन करेंसी पेबल भी हो सकती है या सोल्ड टू हेज रिसीवेबल भी हो सकती है। दो कंडीशन इसके अंदर आ रही हैं हमारे पास। कहता है सबसे पहले वो कहता है रिसीव होने हैं 5 लाख पैसों। कहता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इसको सेल भी कर सकता है जो 5 लाख पैसों हैं। ठीक है, 0.09 पर पैसों। ठीक है, ऑन June 17 को कहता है उसको फिर रिसीव भी हो जाते हैं दूसरी फर्म के अंदर। अगर हम टाइप दूसरे पॉइंट के ऊपर देखें तो जो 5 लाख पैसों थे जो एक्सपेक्टेड थे अरे, कहता है हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारे पास हमने सेल करने होते हैं पैसों एट द लॉक्ड रेट के ऊपर, तो वो क्या करेंगे फिर हम सेल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि होल्डर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन क्लोज आउट देयर पोजीशन बाय सेलिंग सिमिलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो होल्डर्स होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के वो क्लोज आउट कर देते हैं पोजीशन को बाय सेलिंग सिमिलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सेलर्स में आल्सो क्लोज आउट देयर पोजीशन बाय परचेजिंग सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। दो कंडीशन आ सकती हैं। ठीक है, दोनों में क्लोज आउट करना है। ठीक है, एक सेल अपनी पोजीशंस को, एक सेलिंग सिमिलर फ्यूचर को, एक और दूसरा वो इस पोजीशन के ऊपर क्या कर रहा है अपनी परचेजिंग सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स को। अब यहाँ पे देखें कि 10 जनवरी को क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 1 लाख डॉलर। ठीक है, वही क्या नाम है कि ए पॉइंट के ऊपर देखें ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, और हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो क्या है, वो $0.53 यूएसडी डॉलर के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या होता है कि 1 लाख हमारे पास कितने यूएसडी डॉलर हमारे यहाँ पे जो है लगेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को परचेज करने के लिए, वो 53,000 यूएसडी डॉलर लगेंगे 19 मार्च के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। फिर 15 फरवरी का होता है कि कंट्रैक्ट होता है हमारा इसको सेल करने का जो कि 19 मार्च को है। अब यहाँ पे क्या है 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अब यहाँ पे देखें हमारी क्या नाम है जो वैल्यू है पहले 53 थी, अब यहाँ पे 5.50 हो गई है। तो अब यहाँ पे हमारे कितने लग रहे हैं 50,000 यूएसडी डॉलर लग रहे हैं। ये भी डेट वही है 19 मार्च को। कहता है इनकर्स क्या होता है यहाँ पे हमारे जो 3,000 डॉलर का लॉस हो जाता है फ्रॉम ऑफ सेटिंग पोजिशंस इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बेस के ऊपर। अब यहाँ पे देखें कहता है मोस्ट करेंसी करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लोज्ड आउट बिफोर द सेटलमेंट डेट। कहता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ज़्यादातर करेंसी है वो क्लोज आउट हो जाती है सेटलमेंट की डेट से पहले। फिर उसके बाद कहता है ब्रोकर्स हु फुलफिल ऑर्डर टू बाय और सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अर्न अ ट्रांजैक्शंस और ब्रोकरेज फी इन द फॉर्म ऑफ द बिड एंड आस्क स्प्रेड। कहता है जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या नाम है कि फुलफिल द ऑर्डर किसके लिए बाय करने के लिए सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो अर्न करते हैं ट्रांजैक्शन और ब्रोकरेज फीस को किसकी फार्म के अंदर, ये हमारे पास जो बिड या आस्क स्प्रेड होता है उसकी फार्म के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, वो अर्न कर रहे होते हैं इनकी ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन फीस जो होती है उनको ले। अब आगे एक आता है करेंसी ऑप्शन मार्केट। कहता है करेंसी ऑप्शन इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कोई दूसरे किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि एक और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर कहता है दैट कैन बी परचेज और सोल्ड स्पेकुलेटर्स एंड फर्म्स। कहता है कि इसके अंदर स्पेकुलेटर्स के एक और जो फर्म होती है उनकी तरफ से बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। कहता है द स्टैंडर्ड ऑप्शंस दैट आर ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज थ्रू ब्रोकर्स आर गारंटीड। ठीक है, ब्रोकर्स के थ्रू इसलिए किया जाता है क्योंकि ये गारंटीड होता है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड ऑप्शन है। ठीक है,
मगर क्या नाम है यहाँ पे मार्जिन मेंटेनेंस रिक्वायर होती है। फिर कहता है यूएस ऑप्शन एक्सचेंज, ठीक है, जो यूएस के पास ये वाला करेंसी ऑप्शन होता है वो चिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज है, ठीक है। ये रेगुलेटेड होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन से। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि इन एडिशन एक्सचेंजेस देयर इज एन ओवर द काउंटर मार्केट वेयर, हमारे पास कहता है कि ओवर द काउंटर मार्केट है जहां हमारे पास कमर्शियल बैंक और जो ब्रोकरेज फर्म्स होती है वो ऑफर करती हैं कस्टमाइज्ड करेंसी ऑप्शंस को, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नो क्रेडिट गारंटीज फॉर दीज ओटीसी ऑप्शन, मतलब कि ये एक मार्केट का नाम है जहाँ पे ये ओटीसी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। सो सम फॉर्म ऑफ कोलेटरल मे बी रिक्वायर्ड, मगर हमें कुछ कोलेटरल रिक्वायर्ड होते हैं करेंसी ऑप्शंस आर क्लासिफाइड एज इधर कॉल्स और पुट्स, ठीक है। जो करेंसी ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे कॉल या पुट हो सकती हैं। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास, तो कहता है कि करेंसी कॉल ऑप्शंस को जीरो उन्होंने डिफाइन किया। यहाँ पे देखें कहता है कि करेंसी कॉल ऑप्शन क्या करता है, ग्रांट्स करता है द होल्डर द राइट टू बाय अ स्पेसिफिक करेंसी, ठीक है, स्पेसिफिक करेंसी को, ठीक है, होल्डर को वो कहता है कि आपके पास राइट है स्पेसिफिक करेंसी को, ठीक है, बाय करने का किसी भी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, जिसे एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस प्राइस कहा जाता है, विद इन आ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब कहता है जो कॉल ऑप्शन है, अगर इन द मनी की हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पॉट रेट होगा वो ग्रेटर होगा स्ट्राइक प्राइस से। अगर एट द मनी की बात करें तो हमारे पास अगर वर्ड एट द मनी यूज हो रहा होगा तो वहाँ हमारे पास स्पॉट रेट इक्वल होगा स्ट्राइक प्राइस के। अगर हमें वो आउट ऑफ द मनी की बात कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्पॉट रेट होगा वो लेस देन होगा किससे, स्ट्राइक प्राइस से। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पे कहता है कि ऑप्शन ऑनर्स कैन सेल और एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस, ठीक है, वो सेल भी कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने ऑप्शंस। कहता है दे कैन आल्सो चूज टू लेट देयर ऑप्शन एक्सपायर्स, ठीक है, वो ऑप्शन एक्सपायर्स भी चूज कर सकते हैं। एट मोस्ट दे विल लूज देयर द प्रीमियम्स दे पेड फॉर देयर ऑप्शंस। फिर कहता है कॉल ऑप्शन प्रीमियम्स विल बी हायर, ये तब हायर होगा जब हमारे पास स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो लार्जर होगा। द टाइम ऑफ टू एक्सपायरेशन डेट इज लॉन्गर होगी। द वेरिएबिलिटी ऑफ द करेंसी इज, हमारे पास क्या होगी, ये ग्रेटर होगी। अब यहाँ पे फिर वो दोबारा कहता है कि करेंसी कॉल ऑप्शन को हम देखें, कहता है फर्म विद ओपन पोजीशन इन द फॉरेन करेंसी में यूज करेंसी कॉल ऑप्शन टू कवर दोज पोजीशन, ठीक है, ओपन पोजीशन की बात करता है फॉरेन करेंसी में। और फिर कहता है कि ये जो हम यूज करेंसी कर रहे होते हैं कॉल ऑप्शन टू कवर दोज पोजीशन, कहते हैं परचेज करेंसी कॉल ऑप्शन टू हैज फ्यूचर पेएबल्स, ठीक है। फिर कहता है टू हैज पोटेंशियल एक्सपेंसेस व्हेन बाइडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स। फिर कहता है टू हैज पोटेंशियल कॉस्ट व्हेन अटेम्प्टिंग टू एक्वायर अदर फर्म्स, ठीक है। ये थ्री इसके अंदर जो है वो टर्म्स आ रही हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या कहता है कि स्पेकुलेटर्स हु एक्सपेक्ट अ फॉरेन करेंसी टू अप्रिशिएट, ठीक है, हु एक्सपेक्ट अ फॉरेन करेंसी टू अप्रिशिएट कैन परचेज कॉल ऑप्शंस ऑन दैट करेंसी। अब यहाँ पे देखिए उसने एक फार्मूला बताया हुआ है यहाँ से प्रॉफिट प्रीमियम और प्रॉफिट स्ट्राइक को आइडेंटिफाई करने का। सबसे पहले वो यहाँ पे बात करता है कि सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस या स्ट्राइक प्राइस माइनस ऑप्शन, तो हमारे पास प्रॉफिट प्रीमियम आएगा। उसके बाद वो कहता है कि दे मे आल्सो सेल या राइट कॉल ऑप्शन ऑन करेंसी दैट दे एक्सपेक्ट टू डेप्रिशिएट प्रॉफिट स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहा है, जो हम फिर उसमें से बाइंग प्राइस को माइनस करके प्लस सेलिंग करेगा तो यहाँ में हमें स्ट्राइक प्राइस करेगा तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर हम आगे इसको फर्दर देखते हैं, ठीक है, तो ये आगे कहता है कि अब यहाँ पे देखें द परचेजर्स ऑफ अ कॉल ऑप्शन विल ब्रेक, कहता है जो परचेजर के कॉल ऑप्शन है वो ब्रेक हो जाएंगे जब हमारे पास, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो इक्वल होगी बाइंग स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम की, ठीक है। कहता है इसके अलावा हमारे पास द सेलर
ऑफ अ कॉल ऑप्शन या लेटर ऑफ अ कॉल ऑप्शन विल ब्रेक इवन जब हमारे पास जो बाइंग प्राइस होगी वो सेलिंग स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम के इक्वल होगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक करेंसी पुट ऑप्शन आता है। ये होल्डर को राइट देता है, जो हमारे पास ग्रांट द होल्डर उनको राइट देता है सेल अ स्पेसिफिक करेंसी एट अ स्पेसिफिक प्राइस, जिसे स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कहता है इसके जो पुट ऑप्शन होते हैं, इन द मनी की बात करेंगे तो हमारे पास स्पॉट रेट लेस देन होगा स्ट्राइक प्राइस से। एट द मनी की बात करेंगे तो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट रेट दोनों इक्वल होगी। अगर आउट ऑफ द मनी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पॉट रेट होगा वो ग्रेटर होगा किससे, स्ट्राइक प्राइस से। अब आगे कहता है कि पुट ऑप्शन प्रीमियम हमारे पास तब हायर होगा जब हमारे पास स्ट्राइक रेट और स्पॉट रेट दोनों का डिफरेंस लार्जर होगा, मतलब कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर होगी स्पॉट रेट से। फिर कहता है टाइम ऑफ द एक्सपायरेशन डेट लॉन्गर होगा, वेरिएबिलिटी ऑफ द करेंसी ग्रेटर होगी। फिर कॉर्पोरेशन विद ओपन फॉरेन करेंसी अपोजिशन में यूज करेंसी पुट ऑप्शन टू कवर द पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वही बात कर रहा है यहाँ पे भी। फॉर ओपन फॉरेन करेंसी पोजीशन में भी यूज करेंसी पुट ऑप्शन की बात अब आ रही है टू कवर द पोजीशन। कहता है फॉर एग्जाम्पल फर्म में परचेज पुट ऑप्शन को हेज फ्यूचर रिसीवेबल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्पेकुलेटर क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होने की। ठीक है, फिर उसके बाद वो परचेज कर सकता है पुट पुट ऑप्शन को ऑन दैट दिन। यहाँ पे भी कह रहा है कि प्रॉफिट क्या है हमारे पास इक्वल होगा जब हमारे पास स्ट्राइक प्राइस माइनस बाइंग प्राइस एंड ऑप्शन प्रीमियम हमारे पास आएंगे। फिर कहता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब सेल करेंगे पुट ऑप्शन को ऑन करेंसी एक्सपेक्ट टू अप्रिशिएट। पहले वो डेप्रिशिएट की बात कर रहा था, अब अप्रिशिएट की बात कर रहा है। प्रॉफिट इक्वल होगा हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम को प्लस हमारे पास सेलिंग प्राइस को और माइनस बाइंग प्राइस को, जिसे स्ट्राइक प्राइस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि स्पेकुलेटिव स्ट्रेटजी, ठीक है, टू volatile currencies is purchase both an option put option and the call option at the same exercise। कहता है कि वो स्पेकुलेटिव स्ट्रेटजी यूज कर रहे होंगे वॉलेटाइल करेंसीज के लिए परचेजिंग के टाइम पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को सेम एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर। तो कहता है इस कंसेप्ट को स्ट्रेडल कहा जाता है। कहता है बाय परचेजिंग बोथ ऑप्शन द स्पेकुलेटर में गेन इफ द करेंसी मूव सब्सटेंशियली इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, बोथ ऑप्शन की वो बात की उसने, चाहे हमारे पास पुट ऑप्शन था कॉल ऑप्शन था। कहता है कि वो जो करेंसी मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है, तो उन दोनों ऑप्शन को लेके वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेन की स्पेकुलेटर बात करेंगे। और कहता है ये मूव कर रही है इन वन मतलब कि इधर डायरेक्शन के अंदर, या फिर कह रहा है कि एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है फॉलोड बाय द अदर। अब यहाँ पे देखें कि ये अब इसको एक्सप्लेन करेंगे थ्रू हम क्या नाम है कंटीजेंसी ग्राफ और करेंसी ऑप्शन। अब देखें ये जो कंटीजेंसी ग्राफ है, यहाँ पे देखें फॉर बायर्स ऑफ यूरो कॉल ऑप्शन है, दूसरा जो है वो फॉर सेलर यूरो कॉल ऑप्शन है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं फर्स्ट में तो कहता है स्ट्राइक प्राइस है हमारे पास वो 1.50 डॉलर है और प्रीमियम 0.02 है। वर्टिकल साइड के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट पर यूनिट है। तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 0.02 और 0.04 अपर साइड प्लस, ब्लो साइड क्या आपकी माइनस के अंदर डॉलर में माइनस। अब यहाँ पे देखें ये 0.02 था, इसका मतलब है ये प्रीमियम माइनस के अंदर आएगा। तो अब यहाँ पे देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 0.5 तक ये रुक रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, फ्यूचर स्पॉट रेट यहाँ पे ये हो रहा है इस तरह। अब आप यहाँ पे देखें दूसरी तरफ तो आपके पास स्ट्राइक प्राइस क्या है, 1.50 है और प्रीमियम आपके पास 0.02 है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बायर के ऊपर आप माइनस के अंदर जाएंगे, जबकि आप सेलर में होंगे तो आप पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे। तो 0.02 से आप स्ट्राइक प्राइस 1.50 और उसके बाद एकदम आप फ्यूचर स्पॉटेड नीचे की तरफ चला जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कंटीजेंसी ग्राफ है, ठीक है, फॉर बायर पुट ऑप्शन के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हमारे पास 1.50 है बायर के लिए, और उसके अलावा हमारे पास जो प्रीमियम है वो 0.03 है। तो अब क्या होना है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे देखें
ये पुट ऑप्शन पे क्या हुआ कि आपने, ये था 0.03 था, तो यहाँ से ये स्टार्ट होना है। तो आपने क्या किया कि 1.50 से आपने क्या किया, आप चले गए 0.03 के। तो ये क्या हुआ कि ये एकदम 1.50 तक आएगा, 0.3 प्रीमियम से, और एकदम ये ऊपर की तरफ यहाँ से चला जाएगा। अदर साइड पे देखें तो आपके पास स्ट्राइक प्राइस सेम है, और जो आपका प्रीमियम है वो भी सेम है, मगर यहाँ सेलर, आप यूरो की बात कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट पर यूनिट ये आपका वर्टिकल साइड होगा, और फ्यूचर स्पॉट रेट है, ये जो, ये आपका क्या स्ट्राइक प्राइस जिसे कह रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल साइड होगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 0.03 जो डॉलर है, ये आपका प्लस में चला जाएगा, और ये फिर से नीचे से एकदम ये ड्रॉप करती जाती है वैल्यू, ये 1.50 से नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये आपने 0.03 से ये 1.50 तक, ये क्या नाम है, एक बॉक्स बता दिया था कि यहाँ से लेके ये नेट प्रॉफिट यूनिट है, और ये 1.50 एकदम से आप आज यहाँ से आएंगे, ठीक है, ऑन द राइट साइड, और फिर आपकी क्या नाम है, एकदम से वो डाउनवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब फिर कंडीशनल करेंसी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। कहता है कि स्ट्रक्चर सच दैट द प्रीमियम इज कंडीशंस ऑन द एक्चुअल करेंसी मूवमेंट और द पीरियड ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पे जो वो मेन बात ये कर रहा है कि कहता है कि पुट ऑप्शन ऑन यूरो हैज एन एक्सरसाइज प्राइस 1.70 है, एंड द ट्रिगर ऑफ $1.7, द प्रीमियम विल हैव टू पेड ओनली इफ द यूरो वैल्यू एक्सीड द ट्रिगर। अगर द यूरो वैल्यू हमारी यहाँ से जो है वो एक्सीड कर जाएगी ट्रिगर वैल्यू से, ठीक है, तो 1.74 ट्रिगर से 1.74 से एक्सीड कर देगा, तो फिर ही जो प्रीमियम है वो हमें पे करना पड़ेगा। हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या नाम है, अगर कंडीशनल करेंसी ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शनल टाइप हमारे पास बेसिक पुट और कंडीशनल पुट है। एक्सरसाइज प्राइसेस जो हमारे पास है वो दोनों सेम है बेसिक पुट और कंडीशनल पुट के लिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास ट्रिगर और प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम है वो $0.02 है बेसिक पुट के लिए, और 0.04 है कंडीशनल पुट के लिए, ठीक है। और जो ट्रिगर है वो कंडीशनल पुट के लिए हमारे पास 1.74 है। अब यहाँ पे ये देखें वर्टिकल साइड, साइड जो है नेट अमाउंट रिसीव्ड की बात कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो हमारे पास स्पॉट रेट की बात कर रही है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंडीशनल पुट की अगर हम बात करें, तो हमारे पास 1.70 था, ठीक है। और ये जो 1.70 से हमने क्या करना है कि ये हमने जाना है, ठीक है, 1.70 से 1.70 की तरफ, तो हमारे पास एक डाट आ जाता है। जबकि दूसरी हम बात देखते हैं कंडीशनल पुट से, हमने 1.70 से 1.74 की तरफ जाना था, और 1.74 से 1.74 की तरफ जाना था। अब जब हमने जब बात की है कंडीशनल की, तो हमारे पास 1.70 से ये अबव की तरफ जा रहा है, ठीक है, मगर वो कहता है जो ट्रिगर था हमारे पास वो 1.74 है, कहता है इस पॉइंट से भी ये ऊपर साइड जाएगा। जबकि हमारे पास जो इसके अंदर अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास ये क्या था, 1.70 बेसिक पुट था। तो क्या किया कि यहाँ तक तो ये बेसिक पुट हमारे पास आ रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि प्रीमियम 0.02 इसके अंदर से डिडक्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से इस लाइन से 1%, ये ऊपर की तरफ ये हमारे पास जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इसकी डायग्राम थी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आगे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखें सिमिलरली कंडीशनल कॉल पुट ऑन यूरो में स्पेसिफाई एक्सेस प्राइस 1.7 ट्रिगर 1.67, द प्रीमियम विल हैव टू पे ओनली यूरो वैल्यू फॉल। कहता है यूरो वैल्यू अगर हमारी कम होगी ट्रिगर वैल्यू से, तो फिर हमें क्या नाम है कि प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। इन बोथ केसेस द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम इज डिवाइडेड कंडीशनली एट द कास्ट ऑफ हायर प्रीमियम। अब यहाँ पे आगे अगर हम जाते हैं, यूरोपियन करेंसी की जब हम बात करते हैं, तो यूरोपियन स्टाइल करेंसी ऑप्शन आर सिमिलर टू द अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस, ठीक है, दोनों सेम एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट रहता है दैट दे कैन ओनली बी एक्सरसाइज ऑन द एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, मगर कहता है कि दे कैन ओनली बी एक्सरसाइज
ये वाला जो केस है, एक्सपायरेशन दे, ये हमने एक्सेप्ट कर देना। फिर कहता है फॉर फर्म्स दैट परचेज ऑप्शंस टू हेज फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, परचेज ऑप्शन के लिए, जो फर्म के लिए है वो परचेज ऑप्शन टू हेज फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक हो गया यहाँ तक। फिर कहता है दिस लॉस इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोबेबली नॉट एन इशू, hence if their premium are lower, यूरोपियन स्टाइल करेंसी ऑप्शन में भी प्रेफर्ड। जब हमारे पास प्रीमियम लोअर होगा तो यूरोपियन स्टाइल करेंसी ऑप्शन को प्रेफर किया जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब यहाँ पे वो कहता है इफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर एफिशिएंट, ठीक है, ये एफिशिएंट है, स्पेकुलेशन इन द करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट शुड नॉट कंसिस्टेंटली जनरेटेड अब नॉर्मली लार्ज प्रॉफिट। कहता है अगर एफिशिएंट होगी तो स्पेकुलेटर्स है जो फ्यूचर करेंसी इन फ्यूचर या ऑप्शन मार्केट, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली कभी भी अब नॉर्मली लार्ज प्रॉफिट नहीं देगी, ना देना चाहिए। फिर कहता है स्पेकुलेटिव स्ट्रांगली रिक्वायर द स्पेकुलेटर टू इनकर रिस्क, ठीक है, रिस्क तो मैटर करता है यहाँ पे हर हाल के अंदर। कहता है ऑन द अदर हैंड कॉर्पोरेशन यूज द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट। ठीक है, कहता है दूसरे हाथ, दूसरी साइड अगर देखें तो जो हमारे पास कॉर्पोरेशन है वो फ्यूचर्स एंड और ऑप्शन मार्केट को यूज करती हैं, किस लिए, रिड्यूस करने के लिए फ्लक्चुएटिंग इन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ तक ही था आज का हमारा जो लेक्चर था, यहाँ तक ही था। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।